Hello, good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the completion of chemical bonding and molecular structure. Last time we have discussed about what is octet rule, what are the different types of bonds like covalent bond, ionic bond, coordinate bond, what are the different bond parameters like bond angle, bond length, bond energy. Today we will discuss about VBT theory, we will discuss about Vesper theory, we will discuss about MOT theory, we will discuss about hybridization, and then we will discuss about hydrogen bonding. So let us start with we have VBT theory. VBT थ्योरी का मतलब होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. This theory has been given by Hitler and London. According to this theory, the valence half-filled orbitals, या इसको बोलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल भी इसको बोलते हैं. जो वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, हमारे पास दो एटम्स होते हैं. सपोज वी हैव एटम नंबर एन ए न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियस एन ए एंड इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ई ए. सिमिलरली वी हैव अनदर एटम विथ न्यूक्लियस एन बी एंड इसका इलेक्ट्रॉन ई बी. ये क्या करेंगे? ये आपस में इंटरेक्शन करेंगे. इंटरेक्शन का मतलब होता है इनके वैलेंस ऑर्बिटल्स आपस में इंटरेक्शन करेंगे, दो फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, यहां दो फोर्सेस यहां बनेंगे. एक अट्रैक्टिव फोर्स. अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब होता है ये जो न्यूक्लियस है ये इसको अट्रैक्ट भी कर सकता है, या ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर सकता है. सो दीज आर अट्रैक्टिव फोर्सेस. सिमिलरली दिस न्यूक्लियस बी of B atom can attract the electrons of this atom, and similarly this nucleus can attract EB also. So दो फोर्सेस है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है. रिपल्सिव फोर्सेस क्या है? रिपल्सिव फोर्सेस यहाँ ये जो दो न्यूक्लियस है ये आपस में रिपल्शन करेंगे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपस में रिपल्शन करेंगे. सो दो फोर्सेस एग्जिस्ट होते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस, एक रिपल्सिव फोर्सेस. एक टाइम आता है ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं दे ओवरकम रिपल्सिव फोर्सेस, इसी वजह से बॉन्ड बनता है. हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ये बनता है. फिर हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है. बहुत ज्यादा एनर्जी का मतलब होता है बॉन्ड स्टेबल है. हमें ऑलमोस्ट 43.5 किलो जूल पर मोल लगता है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए. और ये कहां स्टेबल होता है? जब बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट 71 पिकोमीटर होता है. समझ आ रहा है आपको? सो बिल्कुल इजी है. जब ये वाली लेंथ होती है तब ये स्टेबल होता है. अगर हम इसे एनर्जी इतनी देंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटता है. मैं आपको दिखा भी सकता हूं. This is bond energy. Increase in bond energy. इस वाले स्टेट में यहां 71 और 74 पिकोमीटर पे स्टेबल होता है हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. फिर जब हम एनर्जी देते हैं ये टूट जाता है. देखो यहां पे ऐसे बॉन्डिंग हो गई है दो हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हो गई. जब हम एनर्जी देते हैं ये थोड़ा थोड़ा दूर होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन थोड़ा दूर होता है. जब हम और एनर्जी देते हैं फिर सेपरेट होता है. ठीक है ना? यही वीबीटी बोलता है. जो वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं. अब मसला क्या है, इंटरेक्शन कैसे करते हैं? ये जो वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं या वैलेंस हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं. किया इंटरेक्ट, बॉन्ड बना. ये जो बॉन्ड है इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स जब आते हैं, जैसे यहां बॉन्ड बन गया, दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए मगर अपोजिट स्पिन में होते हैं. दूसरा जो पॉइंट इसमें है, बॉन्ड बनता है, अपोजिट स्पिन में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. तीसरा पॉइंट क्या है, इंटरेक्शन उस साइड से सबसे स्ट्रांग होता है जिस साइड से बेस्ट अट्रैक्शन हो, जिस साइड से बेस्ट अट्रैक्शन हो. सो अट्रैक्शन दो तीन तरीके से हो सकती है. ओवरलैपिंग हेड वाइज भी हो सकती है, साइड वाइज भी हो सकती है. सो
हेड वाइज जो ओवरलैपिंग होती है इसको बोलते हैं को एक्शल ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? को एक्शल। हेड वाइज ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बढ़ता है, इसमें ओवरलैपिंग रीजन बेस्ट होता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, इसको बोलते हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग। कोलेटरल ओवरलैपिंग में उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता है। सो द अट्रैक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है ना? सो दो चीजें होती है यहां, एक होता है हमारा कोएक्सियल ओवरलैपिंग, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा कौन सा होता है हमारा? कोलेटरल ओवरलैपिंग, साइड वाइज कोलेटरल ओवरलैपिंग, इस बनता है पाई बॉन्ड। सो यहां हेड वाइज ओवरलैपिंग, स्ट्रांग ओवरलैपिंग, यहां वीक ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसमें डायरेक्शनल होता है, सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। सो ये जियोमेट्री पे असर करता है, सिग्मा बॉन्ड शेप पे असर करता है। जैसे सिग्मा बॉन्ड क्या है? डायरेक्शनल है, शेप बताता है। पाई बॉन्ड ये सॉरी डायरेक्शनल नहीं होता है, शेप नहीं बताता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है कन्फर्मेशन पॉसिबल है, रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड पॉसिबल है, पाई बॉन्ड में पॉसिबल नहीं है। तीसरा चीज, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। चौथा चीज, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, पाई बॉन्ड में रेजोनेंस पॉसिबल है। यहां बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, पाई बॉन्ड में कम एनर्जी लगती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सो यही वीबीटी है। अब वीबीटी में मसला क्या है, लिमिटेशन क्या है? ये नहीं बताता है ऑक्सीजन क्या डायमैग्नेटिक है क्या पैरामैग्नेटिक है, ये सिंपल ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। ये नहीं बोलता है क्या ऑक्सीजन हमारा डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। सिमिलरली फॉर अदर स्पीशीज। नाउ टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस वी हैव टू यूज अनदर थ्योरी दैट इज नोन एज एमओटी। कमिंग टू एमओटी, एमओटी का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। This has been given by Mulk and Hund। ठीक है? दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन अगेन जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं दे लूज देयर आइडेंटिटी व्हेन दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब कॉम्बिनेशन दो तरीके के हो सकते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड भी सॉरी हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनता है। सो दो चीजें हैं, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूज देयर आइडेंटिटी इन ऑर्डर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। There can be the molecular orbitals are of two types. One is bonding molecular orbital and another one is anti-bonding molecular orbital. जितने atomic orbitals मिलेंगे उतने ही molecular orbitals बनेंगे। अगर हमारे पास दो atomic orbitals मिलेंगे, एक bonding molecular orbital बनेगा, एक anti-bonding molecular orbital बनेगा। हमेशा याद रखो जो bonding molecular orbital होता है इसकी एनर्जी कम होती है as compared to both, that is antibonding molecular orbital as well as bonding as well as atomic orbital। ठीक है ना? दो चीजें हैं। सो मैं क्या करूंगा यहां, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, it is formed by addition of wave function of atomic orbital। Suppose we have जो wave function है that is wave function of bonding molecular orbital is equal to psi a plus psi b। जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो वेव फंक्शन है वो एड अप होती है। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी वेव फंक्शन सबट्रैक्ट होती है। सो साई एंटी बॉन्डिंग इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। क्लियर है? दूसरा चीज, साई स्क्वायर जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एडअप होता है। सो साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? साई ए प्लस साई बी
प्लस 2 साई ए साई बी। ये वाला चीज जो है ना, ये फायदा हमें देता है, हम और इलेक्ट्रॉन को करीब से देख सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी और देख सकते हैं। ये जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें डिवीजन होता है, साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? साई ए और साई स्क्वायर, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। देखो इतना हाफ होता है इसमें, इसी वजह से इसमें प्रोबेबिलिटी कम होती है। इसमें कोई नोड नहीं होता है, इसमें नोड्स होते हैं। इसमें चार्ज बहुत ज्यादा बनता है बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के दरमियान, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत होती है, इसमें नहीं होती है। ठीक है ना? सो बिल्कुल दो तरीके के ऑर्बिटल्स हमारे बनते हैं, और एक बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनता है एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एमओटी से क्या फायदा है? हम मैग्नेटिज्म भी देख सकते हैं। क्या डाया मैग्नेटिज्म है, क्या पैरामैग्नेटिक है? डाया का मतलब होता है जब पेयरिंग है, पैरा का मतलब होता है जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दूसरा चीज, हम बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। ख्याल रखना है आपको, O2 F2 Ne2 में सिग्मा 2p नीचे लाना है पाई से, बाकी सब में नॉर्मल फॉलो करना है रूल। सो मैं एग्जांपल दो की दिखाऊंगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सपोज मैं सिंपल सा एक मॉलिक्यूल कार्बन लूंगा, C2 मॉलिक्यूल, कार्बन कार्बन एटॉमिक ऑर्बिटल दो, इसका जो एटॉमिक नंबर है 6 है, इसका 6 है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 1s2 2s2 2p, कितना है? 2, 2 4 6। सिमिलरली यहां भी 1s2 2s2 2p2। तो करो डिस्ट्रीब्यूट, एनर्जी लेवल बना दो। 1s है यहाँ हमारा, 1s। सिमिलरली यहां भी एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा है 1s 1s। दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। बीच में क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सिमिलरली हमारे पास है 2s, इस साइड भी हमारे पास होगा 2s। फिर क्या बचा हमारा? हमारा बचा यहां, यहां लिखूंगा मैं, p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ p के कितने ऑर्बिटल्स है? 3 ऑर्बिटल्स है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है? क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s में एक बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं सिग्मा 1s बन गया। एक एंटी बॉन्डिंग, उसको बोलते हैं हम सिग्मा स्टार 1s, एंटी बॉन्डिंग, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर हम 2s की बात करेंगे, सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सिग्मा एस्ट्रिक्स 2s। इसमें हमारे 3 और पी एक्स पी वाई एंड पी जेड कार्बन है। ठीक है ना? कार्बन में नॉर्मली पाई पी एक्स एंड पाई पी वाई की जो एनर्जी है वो नीचे है। सो हम यहां लिखेंगे पाई पी एक्स पाई पी वाई, इन दो की, यहां से भी दो, जो इसमें फिर हमारा बन जाएगा सिग्मा 2p z, इससे ऊपर है। फिर हमारे आते हैं एंटी बॉन्डिंग में, दो पहले है पाई एस्ट्रिक्स पी एक्स पाई एस्ट्रिक्स पी वाई, थोड़ा बहुत है ये। लास्ट वाला है हमारा सबसे ज्यादा, जिसकी एनर्जी है सिग्मा एस्ट्रिक्स पी जेड। सो डिस्ट्रीब्यूशन करो, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जाएंगे नीचे वाले में, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें, ये 2 जाएंगे इसमें, ये 2 जाएंगे इसमें, ये 2 जाएंगे इस और इसमें, ये 2 जाएंगे इसमें इसमें। सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीट है, डायमैग्नेटिक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग में कितनी है? 2 4 6 8 और 10। ठीक है ना? सो 1/2 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 और 4, 10 - 4, ये 6/2। सो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 3 है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? यहाँ 3 है, यहाँ हमारा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है? सो बिल्कुल इजी है। ऐसे ही O2 में क्या है? यहाँ O2 F2 एंड Ne2 में मसला क्या है? O2 ख्याल रखना है, O2 F2 एंड Ne2 में, ये एग्जाम में आते हैं, नीट में स्पेशली ये वाले एग्जाम्पल्स आते हैं, क्योंकि इनमें वेरिएबिलिटी होती है। आपको क्या करना है? ये सिग्मा 2pz है, इसको यहां से नीचे लाना है, इसको ऊपर धकेल देना है। पाई पी एक्स पाई पी वाई को ऊपर धकेल देना है, जो सिग्मा 2pz है उसको नीचे लाना है, बस। बाकी सेम है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही करना है। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन इस साइड भी लेने हैं, इस साइड भी लेने हैं। अगर 7 होंगे, O2 प्लस होगा तो 7 एक साइड दे दो, 8 एक साइड दे दो। अगर O2 प्लस 2 है तो एक साइड से 7 दे दो, दूसरी साइड से भी 7 दे दो। सो कंप्लीट है ये। ठीक है ना? इसके बाद हम बात करेंगे
वेस्पर थ्योरी की बात करेंगे, पहले पढ़ना था लेकिन लास्ट में आ गया वेस्पर, VSEPR, वेस्पर थ्योरी। आई थिंक दैट ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा है वेस्पर थ्योरी। नहीं, वेस्पर थ्योरी भी पढ़ना है। वेस्पर थ्योरी का मतलब होता है इट इज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इट हैज बीन गिवन बाय नाइहोम एंड गिलस्पी, नाइहोम एंड गिलस्पी। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। It has been given by Nyholm and Gillespie. इसमें मसला क्या है, जो सेंट्रल मेटल एटम है अगर उसमें खाली बॉन्ड पेयर्स है देन द नॉर्मल स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल। जो हमारे पास सेंट्रल एटम है अगर उसमें खाली बॉन्ड पेयर्स है, लोन पेयर नहीं है, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है। जैसे CH4 की बात करो, खाली बॉन्ड पेयर्स है, खाली बॉन्ड पेयर्स है। देखो स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 109 बॉन्ड एंगल है, 0.28 बॉन्ड एंगल है। लेकिन अगर हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है अगर बिसाइड्स नॉर्मल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, देन दिस स्ट्रक्चर वेरीज, स्ट्रक्चर शेप वेरी करता है। ठीक है, मैं मिसाल देता हूं आपको। जी अमोनिया की बात करेंगे, अगर हम अमोनिया की बात करेंगे, बॉन्ड पेयर्स तो है। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है जिन्होंने बॉन्डिंग किया है, इसमें लोन पेयर भी है। होना चाहिए था टेट्राहेड्रल। कौन सा स्ट्रक्चर इसका, ट्राइगोनल पायरामिडल, यहाँ पायरामिडल है, तो शेप वेरी करता है। इट इज बिकॉज ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर की वजह से। पानी की बात करो, अगर हम पानी में देखेंगे दो लोन पेयर से बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाएगी। ठीक है ना, लोन पेयर रिपल्शन भी हो जाएगी। इसी की वजह से इसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है, बेंड स्ट्रक्चर होता है। इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 104 ऑलमोस्ट है। ठीक है ना, सो लोन पेयर जब होते हैं इसकी वजह से स्ट्रक्चर पे असर पड़ता है। स्ट्रक्चर नॉर्मल सिमेट्रिकल नहीं रहता है, क्या होता है, बैंड चेंज होता है। ठीक है ना, ट्राइगोनल बाई, जैसे जैसे ट्राइगोनल पायरामिडल है, ट्राइगोन पायरामिड है, यहाँ बेंट है हमारा। ठीक है, सिमिलरली SF4 की बात करेंगे, वहां सीसा हार्स है, सीसा टाइप स्ट्रक्चर है। या I3 की बात करोगे वहां लीनियर है, या XeF2 की बात करोगे लीनियर है। सो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स में है जहां लोन पेयर्स है बिसाइड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द स्ट्रक्चर, द शेप चेंजेस। दिस इज नोन एज वेस्पर थ्योरी। नाउ कमिंग टू वन मोर टॉपिक, वी हैव डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है और मॉलिक्यूल से हम क्या फायदा ले सकते हैं डायपोल मोमेंट का। डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट का मतलब होता है कि एक्चुअली डायपोल मोमेंट से हम क्या करते हैं, आयनिक कैरेक्टर, टू कैलकुलेट द आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड वी यूज, पॉलिंग जो था उसने डायपोल मोमेंट यूज किया टू कैलकुलेट आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो हमारे होते हैं उनमें अगर हमें आयनिक कैरेक्टर डिफाइन करना है, वो यूज, जो पॉलिंग था, पॉलिंग ने कौन सा टर्म यूज किया है, डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट यूज किया है। डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। ठीक है ना, हमारे पास दो एटम्स है ए एंड बी, इनमें क्या चार्ज है और उनकी डिस्टेंस क्या है, दैट इज नोन एज डायपोल मूवमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट कंटेन्स बोथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन कहां कहां से कहां तक है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक। दूसरा चीज, डायरेक्शन इज फ्रॉम सेंट्रल मेटल टुवर्ड्स लोन पेयर। दो चीजें हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम सेंट्रल एटम टू लोन पेयर, ख्याल रखना है ये। अब डायपोल मोमेंट के फायदे क्या है, डायपोल मोमेंट से हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंट आयनिक कैरेक्टर, ठीक है ना, इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डायपोल मोमेंट का कैलकुलेटेड वैल्यू इनटू 100, इनटू 100। दूसरा चीज क्या है, डायपोल मोमेंट से हम क्या
कर सकते हैं। डायपोल मोमेंट से हम देख सकते हैं कौन मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, कौन मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। दूसरा चीज, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है डायपोल मोमेंट जीरो के बराबर होगा, म्यू इक्वल टू जीरो। जैसे CH3 की बात करो, CCl4 की बात करो, BeCl2 की बात करो, CO2 की बात करो, दीज आर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का NH3 है, PH3 है, NF3 है, सो उनमें कुछ डायपोल मोमेंट है, मैं दिखाऊंगा। ठीक है ना। सो हमें पता चलता है कौन मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, कौन मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स ईजी NH3 की बात करो, NH3 में का मतलब होता है पॉजिटिव से नेगेटिव तक। देखो यार, यहां इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम है, नाइट्रोजन की तरफ जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ जाएगा, यहां पे लोन पेयर भी है, सो सेंट्रल मेटल से लोन पेयर बढ़ जाएगा, ये यहां धक्का देता है, ये भी यहां धक्का देता है, सो म्यू ज्यादा होगा, म्यू ज्यादा होगा। अगर मैं PH3 की बात करूंगा, सेम ही है वैसे जैसे नाइट्रोजन में है, इसमें भी लोन पेयर यहां है, लेकिन फास्फोरस हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत है, वैसे ही है। सो म्यू होगा यहां कुछ, म्यू होगा यहां कुछ। अगर मैं बात करूंगा NF3 की बात करूंगा, NF एंड F, यहां लोन पेयर है। मसला क्या होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फोकल NBsP सबसे ज्यादा है, सो ये खींचेगा इसको अपनी तरफ, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन ये धकेल देगा ऐसे, ये यहां अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, सो म्यू विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, मगर कम होगा, लो, म्यू विल बी लो। सो आप आराम से डिटरमाइन कर सकते हो। दूसरा चीज, हम पोजीशन फंक्शनल ग्रुप इसकी निकाल सकते हैं बाय द यूज ऑफ डायपोल मोमेंट। बाय द यूज ऑफ डायपोल हमें पता चलता है कि लोकेशन एरोमेटिक कंपाउंड्स में कहां है फंक्शनल ग्रुप की। सपोज मैं आपको डाइक्लोरोबेंजीन की बात करेंगे, हम डाइक्लोरोबेंजीन की बात अगर ऐसे है, पैरा पोजीशन पे है, सो हम बोल सकते हैं इसका डायपोल मोमेंट जीरो। आपको बोलेंगे डायपोल मोमेंट ऑफ गिवन कंपाउंड इज जीरो, What is the exact position of two substituent? Suppose यहां देखो नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, so dipole moment is equal to zero, so this is para isomer। Similarly आपको ये वाला कंपाउंड देंगे, बताएंगे इसका डायपोल मोमेंट क्या है, देयर विल बी सम डायपोल मोमेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, सो देयर विल बी नेट डायपोल मोमेंट, म्यू विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अगर दिस इज ऑर्थो आइसोमर, अगर हम मेटा आइसोमर की बात करेंगे, इट हैज आल्सो ए डायपोल मोमेंट। मेटा आइसोमर की बात करो, देयर विल बी आल्सो ए डायपोल मोमेंट, म्यू नॉट विल बी इक्वल टू जीरो। खत्म हो गया ये वाला चीज भी। इसके अलावा सिस और ट्रांस आइसोमर में अंतर ये करता है डायपोल मोमेंट, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मैं यहां से लूंगा सिस आइसोमर, देखो सिस आइसोमर में यहां से लूंगा, दिस इज सिस आइसोमर, सपोज दिस इज सिस आइसोमर। सिस और ट्रांस में आपको अंतर करना है, डिफरेंस करना है। देखो सेम साइड है, अपोजिट साइड में है, दिस इज ट्रांस। अगर हम सिस में देखेंगे, देयर विल बी, दिस इज सिस, दिस इज सिस, दिस इज ट्रांस। क्यों ट्रांस है, क्योंकि जो सेम साइड वाले ग्रुप से अपोजिट में है, अपोजिट में है, सेम में है, देयर विल बी नेट सम डायपोल मोमेंट, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर हम यहां देखेंगे जीरो के बराबर होगा, ये अपनी तरफ खींचता है, वो अपनी तरफ खींचता है, म्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। सो इसमें मसला नहीं है, डायपोल मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हमें अच्छे से पढ़ना है। नाउ कमिंग टू लास्ट टॉपिक, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम क्यों करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग एम, इसमें ऑर्बिटल्स हमें मिक्स करने, ऑर्बिटल्स में हमारा एम्प्टी भी आ जाएगा, फुल आ जाएगा, हाफ भी आ सकता है। सो हैविंग सेम एनर्जी बट डिफरेंट शेप्स। क्यों करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन, सो दैट वी विल गेट द मिक्स्ड ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी एज वेल एज शेप। ठीक है ना, शेप। सो हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बिफोर बॉन्डिंग वी हैव टू डू दिस हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से हमें फायदा क्या मिलता है, जितने भी ऑर्बिटल्स हमारे मिक्स्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं, उनकी एनर्जी, उनकी शेप सेम होती है। ठीक है ना। इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप sp3, व्हेन 1s एंड 3p मिलते हैं, बनाते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। परसेंटेज s कितना होता है इसमें 25, परसेंटेज p कितना होता है इसमें 75। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे sp2 की,
इसमें हमारा परसेंटेज S इज इक्वल टू 33%, परसेंटेज P कितना होता है 66%। सिमिलरली अगर हम SP की बात करेंगे, परसेंट S इज इक्वल टू 50%, परसेंट P इक्वल टू 50%। सो ये कुछ ही हाइब्रिडाइजेशन है। सिमिलरली sp3d उसमें बन जाएगा ट्राइगोन पायरामिडल स्ट्रक्चर। सिमिलर sp3d2 इसमें बन जाएगा ट्राइगोनल बाइपैरामिडल स्ट्रक्चर। sp3d2 इसमें बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो सारे हमें पढ़ने अच्छे से, मैं एग्जांपल्स के थ्रू इनको डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको बोलूंगा इनमें कितना बॉन्ड एंगल है। ज्यादा मसला नहीं है, बिल्कुल ईजी है। सपोज मैं sp3 की बात करूंगा, हमारे पास सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है CH4। हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन किसके बराबर होता है, इज इक्वल 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटाइनिक चार्ज प्लस एनाइनिक चार्ज। अगर हम इसकी बात करेंगे कार्बन की, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 4, मोनोवैलेंट एटम्स कितने होते हैं, मोनोवैलेंट एटम का मतलब होता है जिनकी वैलेंसी 1 होती है, तो 4 है हमारे, प्लस 4 8/2 4 हो गए। 4 का मतलब होता है sp3, देखो 3 और 1 बन गया 4। टेट्राहेड्रल होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स होते हैं। तो बिल्कुल इजी है। अच्छा हम बात करेंगे अब दूसरे मॉलिक्यूल की, NH3 की बात करेंगे। NH3 की बात करेंगे, ऑक्टेट रूल देखेंगे, NH H एंड H। देखो 1 2 3 4 5 6 ओसो, इसका मतलब इस पे लोन पेयर भी है, ठीक है ना, इस पे लोन पेयर भी। हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में कितने होते हैं 5 होते हैं। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 3 है। कैटाइनिक एनाइनिक चार्ज कुछ भी नहीं है, सो 5 3 8 डिवाइड बाय 2 4। इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हमारा मसला क्या है, वेस्पेयर थ्योरी के थ्रू। देखो अगर लोन पेयर है तो शेप एग्जैक्ट नहीं रहती है, इसमें ट्राइगोन पायरामिडल है, ट्राइगोनल पायरामिडल स्ट्रक्चर। अगर इसका हम देखेंगे बॉन्ड एंगल कितना होता है 107 डिग्री ऑलमोस्ट होता है। सिमिलरली हम बात करेंगे SF4 मॉलिक्यूल की, SF4 मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे। SF4 ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में है, सो हाइब्रिडाइजेशन किसके बराबर होता है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। मोनोवैलेंट एटम्स कितने होते हैं 17th ग्रुप भी मोनोवैलेंट होता है, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 है, सो क्या बन जाएगा 10 डिवाइड बाय 2। 10 डिवाइड बाय 2 का मतलब होता है 5। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d, ठीक है ना। sp3d हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है ट्राइगोन पायरामिडल। हम यहां सल्फर लेंगे, देखो ट्राइगोन एक पे क्या आ जाएगा लोन पेयर, यहां लोन पेयर हम लेंगे F, नीचे भी F, यहां भी F। इसमें हमें दिखाना है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये भी बन जाएगा। हम यहाँ F लगा सकते हैं, यहाँ लोन पेयर लगा सकते हैं, लेकिन सबसे स्टेबल क्या है, दिस इज सीसा, सीसा स्ट्रक्चर है इसका, सीसा स्ट्रक्चर। सिमिलरली I3 मॉलिक्यूल, सिमिलर सेलो नेगेटिव मॉलिक्यूल। सो हम सारे मॉलिक्यूल्स को इस फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। So this was all about chemical bonding and molecular structure. Hopefully you have understood this whole chapter. Thank you for your cooperation. जबरदस्त cooperation रहा।